Hello everyone. In this video, we are going to discuss about different aspects geological origin of graphite. ये बहुत यूनिक वीडियो होने वाला है, सो कीप वाचिंग. इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा. जो भी कोई प्रोफेशनल एक्सप्लोरेशन कर रहा है ग्राफाइट का, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. सो एनीवे, फर्स्ट देखो, कोई भी चीज है, ग्राफाइट का ओरिजिन भेग है, उतना लिटरेचर, उतना अच्छा काम, बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं. एंड होने से भी टोटली इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स. तो इंडस्ट्री में उतना पेपर पब्लिकेशन वो सब तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. वो लोग डायरेक्ट प्रॉफिट मेकिंग से मतलब है. तो लिटरेचर अवेलेबिलिटी, डिटेल्ड रिसर्च है बट लिमिटेड है. बट ये जो कंपाइलेशन है, इसमें मेरा अपना थॉट प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरा खुद का थोड़ा बहुत जितना भी अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज मैं अपना स्केच सब कुछ डाला हूँ. तो कीप वॉचिंग. देखो, बहुत सिंपल चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफाइट कैसे ओरिजिन होता है. ग्राफाइट तो कार्बन है. कार्बन का दो पॉलीमर क्या है, ग्राफाइट एंड डायमंड. पहले भी बोला, प्रीवियस वीडियो में भी है. मैं पहले भी ग्राफाइट से काफी वीडियो बना चुका हूँ वो बेसिक इसके लिए. बट ये ओरिजिन एस्पेक्ट्स में बहुत ध्यान दिया गया. तो देखो, ग्राफाइट का जो है ना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों बोला जाता है. लेकिन ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमनली जियोलॉजिकल ऑकरेंस जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक भी होता है, देखा जाता है मोस्टली ग्रीन सिस्ट बेल्ट, सॉरी, जो सिस्ट बेल्ट में रहता है. जो ग्रीन सिस्ट पेरिसिस मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है, अपर एम्फीबोलाइट हो सकता है, सर्टेन एक्सटेंट में ग्रैनुलाइट हो सकता है. जैसे खोंडालाइट में भी ग्राफाइट मिलता है ना. सो एनीवे, तो मैक्सिमम जो देखा जाता है, सेडिमेंटरी प्रोटोलिथ जो रहता है वो मेटामॉर्फोज्ड होता है. थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो टेम्परेचर कंडीशन तो रेंज होता है, ठीक है. तो नेचुरल ग्राफाइट डिपॉजिट्स आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय द मैच्यूरेशन फॉलोड बाय द मेटामॉर्फिज्म ऑफ इमैच्योर ऑर्गेनिक मैटर. तो ऑर्गेनिक मैटर कब आया है प्रोटोजोइक में? उसके पहले तो नहीं था, बहुत कम था, है ना. सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी था जो स्टोमेटोलाइट्स बनाता है, या फिर बीआईएफ में भी बहुत सारा चार्ट में एकस्थना, सॉरी, जो ओल्डर चार्ट रहता है ना, उसमें भी बहुत फॉसिल्स मिलता है, माइक्रो फॉसिल्स मिलता है. लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनिक मैटर बनाने वाला जो इकोनॉमिक डिपॉजिट देगा, इतना सारा कार्बन देगा, वैसा टाइप का उतना प्रोलिफरेशन कब हुआ? प्रोटोजोइक में मान सकते हो, ठीक है. सो नियो प्रोटोजोइक में, सब प्रोटोजोइक में उस टाइम थोड़ा बहुत और ज्यादा हो गया, ठीक है. जनरली बहुत पुराना चार्ट में भी मिलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. सो इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले जो रहता है ना, वो जब उसका डेथ हो जाएगा, उसका डेड बॉडी क्या होगा, क्या क्या रहता है, ऑर्गेनिक एलिमेंट रहता है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब रहता है. सो जितना उसका डिग्रेड होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कम होते रहेगा, कार्बन प्योर होते रहेगा. ये प्लॉट देखो, इसका जो 4 3 2, ये फाइनल काला जो है ना, 1 मान लो. ग्राफिटाइजेशन प्रोसेस, ये जो H/C/O/C, तो हाइड्रोजन घटने से कार्बन बढ़ेगा, इस साइड में भी ऑक्सीजन घटने से कार्बन बढ़ेगा. सो मैच्योरिटी क्या, बारियल डायजेनेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब रिलीज हो जाएगा, कार्बन प्योर बचे रहेगा. तो डिफरेंट स्टेज में धीरे धीरे कार्बन बढ़ते रहता है. ये जो फोर्थ स्टेज है, इमेच्योर जोन, इसमें जो जस्ट ऑर्गेनिक मैटर जस्ट गिरा है, जब मरा है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जस्ट क्लोज हुआ है, वैसा सिस्टम. उसके बाद फर्दर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या होगा, H/C एंड O/C कम घटते रहेगा. दैट मीन्स कार्बन बढ़ते रहेगा, है ना. तो ये है मेन ऑयल फॉर्मेशन स्टेज. उसके बाद गैस, नेचुरल गैस फॉर्मेशन स्टेज. इसमें बीच में कोल भी बन सकता है. एंड उसके बाद क्या है, कोल, फिर और फर्दर मेटामॉर्फिज्म होने से, ग्राफिटाइजेशन होने से ग्राफाइट बनेगा, है ना. प्योर कार्बन आ जा रहा है. सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पूरा निकल के चला गया. यही तो मेन प्रोसेस है ना ग्राफिटाइजेशन का. सो क्या होना है चाहिए, दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन मस्ट कीप इंक्रीजिंग, बारियल होते रहे. प्रेसिपिटेशन फ्रॉम COH फ्लूइड, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लूइड से भी और एक इनऑर्गेनिक ऑरिजिन एक्सप्लेन होता है, लेबोरेटरी में भी प्रूव हुआ, बहुत सारा एविडेंस भी मिलता है.
तो ये वाला प्रोसेस इनऑर्गेनिक और एबायोटिक जो इसमें है, उसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखो तीनों मेन एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना, ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन मेनली, ये तीनों का ही खेल है। इनऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक ऑरिजिन में भी COH, ये तीनों का मेन असर रहता है। तो इसमें बाई कुछ भी प्रोसेस हो, कार्बन और ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को चला जाना है, निकल जाना है ना। सो मेटामॉर्फिक ऑरिजिन मेटासोमेटिक फ्लूइड में हो सकता है। सो ट्रिगर्ड बाई changes in temperature and pressure, fluid buffering, or by mixing of COH fluids of different composition or origin. तो मेन मकसद है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हटाना, है ना। सो जैसे कि ड्यूरिंग सिनजेनेटिक फॉर्मेशन कार्बोनेसियस मटेरियल इज डिस्पर्स्ड इन सेडिमेंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे साइकिल को समझो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन का, बायोलॉजिकली क्या होता है, सबसे पहले फ्रीली ऑक्सीजन रहता है, फ्रीली हाइड्रोजन रहता है ना। सो जो जो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर प्लांट क्या करता है, मेनली ग्लूकोज बना देता है ना, CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से भी, है ना। एंड CO2 कब से बनेगा, कार्बोनेट से बन सकता है ना। सो कुछ भी हो, अल्टीमेटली कार्बन को प्लांट मटेरियल में आना है, ये ऑर्गेनिक में। और अदरवाइज प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्राफाइट फ्रॉम COH फ्लूइड इंक्लूड्स आइसोबारिक कूलिंग और आइसोथर्मल प्रेशर इंक्रीज। टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर बढ़ते रहेगा, ऐसा होने से हो सकता है। और एक हाई प्रेशर है, धीरे धीरे टेम्परेचर घटेगा थोड़ा, तब भी हो सकता है ना। ये दो प्रोसेस, ये सब इनऑर्गेनिक प्रोसेस है। ऑर्गेनिक तो मैं पहले ही बोला। नाउ ये टर्नरी एक COH प्लॉट देखो, इसमें और अच्छी तरह दिखेगा। देखो ये जो शेडेड जोन है ग्राफाइट फॉर्मेशन जोन है, स्टेबिलिटी जोन है। इसमें एक चीज देखो, इनऑर्गेनिक जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, वो जो टेम्परेचर घट रहा है लेकिन प्रेशर ज्यादा है, इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण देखो, 1000 डिग्री 700 400, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है ना। टेम्परेचर घटने से क्या होगा, कार्बन ग्रेफिटाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट, इसमें 1000 से देखो 400 डिग्री तक घटने से ग्रेफिटिक फील्ड बढ़ जाता है, ठीक है। बीच में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब बनता है। तो इसका थियोरिटिकली जो एबायोटिक ग्राफाइट फॉर्मेशन प्रोसेस है, ये मेनली केमिकल जो इक्वेशन से बहुत जगह पे देखा गया है, प्रूव हुआ था, होता है, और रियलिटी में भी बनाया जाना पॉसिबल है। जैसे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन प्लस CO2, फिर CO प्लस H2O, CO2 प्लस 2H2O, नाउ CO2 प्लस 2H2O से कार्बन, सब डिफरेंट प्रोसेस है। ये सब एबायोटिक ग्राफाइट फॉर्मेशन का कुछ केमिकल रिएक्शन है। फिर गैसियस इमर्नेशन, फिर मीथेन फॉर्मेशन, है ना। कैसे बनता है, CaCO3 प्लस 4H2O, CH4 बन जाएगा मीथेन, है ना। एंड CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर पाइरोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ मीथेन, इवेंचुअली मीथेन का जब डिसोसिएशन होगा, गर्म हाइड्रोलिटिक मतलब गर्म होने से, टेम्परेचर बढ़ने से, तब ग्राफाइट बनेगा। सो थर्मल डिसोसिएशन ऑफ मीथेन इज इम्पोर्टेंट, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नाउ टोटल फ्लो चार्ट ग्राफाइट डिफरेंट स्टाइल में हो सकता है, तो वो जानने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया हूँ। देखो ये फ्लो चार्ट अगर देखोगे, डिफरेंट वर्क से कंपाइल्ड है, किसी डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट जगह से वो बनाया गया है। जैसे फर्स्ट एक किसी भी एक जगह से स्टार्ट करो, जुवेनाइल कार्बन, सबसे पहले कार्बन जो C, वो कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं सोर्स तो होना पड़ेगा। तो उसको नीचे से मैग्माटिक एक्टिविटी से जुवेनाइल कार्बन मान लो आ रहा है। सो कहाँ कहाँ वो जमेगा फास्ट, सो मैग्माटिक एक्टिविटी होकर एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव फॉर्म में आएगा। सो डायरेक्ट जो वेन टाइप ग्राफाइट मिलता है ना, उसमें डायमंड ग्राफाइट इन बेसिक अल्ट्राबेसिक रॉक में कुछ कुछ जगह पे होता है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बाद में बात करेंगे। फिर देखो पेग्माटाइट में आ जा सकता है, दिस आर टोटली एबायोटिक ओरिजिन, है ना। फिर वॉल्केनिक एक्सलेशन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर में मिक्स होएगा। फिर दैट CO2 विल बी टेकन अप बाय बायोस्फेरिक जो जो ऑर्गेनिज्म से। सो वो क्या करेगा, CO2 को
जो जैसे करता है ना, खाना बनाता, ग्लूकोज बनाएगा तो सी आ जाएगा कार्बन। एंड मोर ओवर कुछ पार्ट क्या करेगा, वॉल्केनिक रॉक में जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एटमोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर में मिल रहा है, वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। बायोस्फीयर में जो ग्लूकोज बना वो फिर ऑक्सीडाइज होने से फिर CO2 बना दे सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करता है तो CO2 बनाता है ना हम लोग, तो ये CO2 अगेन एटमोस्फेयर में आ गया। सो और समझ गया। फिर नाउ बायोलॉजिकल कंडीशन से कैसे होगा, मेटामॉर्फिज्म होगा, है ना। जो कार्बन जो मेटामॉर्फोज्ड होने से क्या होगा, ग्राफाइट हो जाएगा। फिर बायोस्फेरिक ऑर्गेनिजम्स जब सेडिमेंटेशन होएगा, सेडिमेंट पार्टिकल के साथ जाएगा, तब भी होएगा उसका सेडिमेंटरी रॉक। दैट सेडिमेंटरी रॉक क्या होगा, जब एनफ मेटामॉर्फिज्म होगा, बिटुमिनस मैटर, सेडिमेंट, कोल, पीट, हाइड्रोकार्बन, इवेंचुअली ग्राफाइट। सो ग्राफाइट इन मेटामॉर्फिक रिसोर्स ऐसा करके बनता है, वो जब सबसे ज्यादा कॉमन एंड इकोनॉमिक होता है। अदरवाइज ये सेडिमेंटेशन होके जब कार्बोनेट फॉर्म में रॉक बनेगा, कार्बोनेट रॉक, है ना, वो क्या करेगा, फिर कार्बोनेट का जो कैल्शियम कार्बोनेट में भी ग्राफाइट रह जाएगा, कार्बन कुछ पार्ट, वो क्या करेगा, ग्राफाइट वेन डिपोजिट लाम्स और बनाएगा, मेटामॉर्फिज्म होने से मार्बल में भी रहता है ना, ठीक है। सो जुवेनाइल कार्बन डायरेक्ट कार्बोनेटाइट फॉर्म में भी उठ सकता है मैग्मेटिक एक्टिविटी में, जैसे ओल्दोनियो लिंगाई बोल के है, तंजानी में है ना, वर्ल्ड का ओनली कार्बोनेटाइट वॉल्केनिज्म होता है उधर, तो इस टाइप का जगह पे कार्बोनेट आ जाएगा, है ना। सो डिफरेंट सोर्स है, तो इधर से 4 जगह तो बहुत क्लियर है। ये देखो, ग्राफाइट वेन टाइप डिपॉजिट्स, ग्राफाइट इन पेगमाटाइट, ग्राफाइट इन डायमंड बेसिक अल्ट्रा बेसिक में, और ग्राफाइट इन मेटामॉर्फिक रॉक। सो इसमें नैरो डाउन करने से ये सबसे ज्यादा कॉमन है। हालांकि वेन टाइप जो ग्राफाइट और पेगमाटाइट ग्राफाइट ये भी होता है? वेन टाइप श्रीलंका में बहुत अच्छा मिलता है जैसे, ठीक है। सो इस चारों को थोड़ा याद रखो अभी के लिए। नाउ इन जनरल जो बहुत पॉपुलर है, 3 टाइप का ग्राफाइट को हम लोग ज्यादा डिस्कस किया जाता है, वेन टाइप, एमोर्फस और माइक्रोक्रिस्टलाइन और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन फ्लेक्स, ठीक है। सो वेन टाइप मतलब सबसे अच्छा क्रिस्टलाइन, एंड नेक्स्ट क्रिस्टलाइन फ्लेक, वेन से थोड़ा कम क्रिस्टलिनिटी है, कम, एंड देन एमोर्फस एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन। सो एमोर्फस एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन ग्राफाइट्स, दीज आर, ये सब क्या है, इसमें उतना अच्छा क्रिस्टल डेवलप नहीं होता है। The kinetics of crystalline flake graphite formation is influenced by the nature of hydrocarbon precursors, the partial pressure of CO2, CO, CH4, H2 and H2। देखो इतना सारा कंपाउंड है, लेकिन सभी को देखने से देखो अल्टीमेटली 3 एलिमेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसी का खेल है, रीजनल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। फ्लेक ग्राफाइट का क्या होगा ना, ये जो हेक्सागोनल शेप बहुत सुंदर बना देता है। फ्लेक ग्राफाइट इज फॉर्म्ड बाय ग्राफिटाइजेशन, ये जो हेक्सागोनल बनता है दैट इट्स कॉल्ड ग्राफिटाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एरोमेटिक CH रिंग। बट एलिफेटिक CH स्ट्रिंग जब रहता है जिसमें बेंजीन रिंग नहीं बनता है ना, उसको एलिफेटिक CH स्ट्रिंग बोलता है, रिंग नहीं बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनेगा, उसमें क्या, उसमें ग्राफिटाइज भी उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ग्राफिटाइज होता नहीं उतना अच्छा, ठीक है। तो ये इससे देखो, देख सकते हो ग्राफिटाइज जो एरोमेटिक जो CH रिंग है उसमें देखो कितना अच्छा, नॉन ग्राफिटाइज में देखो स्ट्रिंग बन रहा है। सो एमोर्फस में कार्बन कंटेंट जितना अच्छा क्रिस्टलाइन होगा उतना वैल्यू है, ठीक है। तो वेन टाइप में सबसे प्योरिटी कार्बन रहता है, एमोर्फस में क्या है ना, बहुत छोटा 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 छोटा, इतना छोटा कार्बन है, उसको प्योरली अलग करना बहुत मुश्किल थोड़ा होता है, इसीलिए कार्बन कंटेंट 70 to 85%, क्रिस्टलाइन फ्लेक 85 to 90 एंड मोर देन 95 या 90 to 95 है वेन टाइप में। देखो वेन टाइप तो फिर कितना इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल हम सिंपल वे में अगर मेज साइज के हिसाब से देखेंगे, ये 3 तो है, लेकिन साइज के हिसाब से देखने से, मार्केट वैल्यू देखने से, ये जो क्रिस्टलाइन फ्लेक है ये तो रेंज दे रहा है 85 to 90% का कार्बन, लेकिन साइज भी तो एक रेंज में रहेगा। तो इतना 5 डिवीजन थोड़ा बहुत याद रखने से और सुविधा होता है। सबसे छोटा देखो 75 से छोटा, उसको बहुत फाइन फ्लेक बोलते हैं, 75 माइक्रोमीटर है, 10⁻⁻⁶ को माइक्रोन बोलते हैं ना।
सो 75 से छोटा होने से फाइन, 75 टू 150 होने से स्मॉल, 150 टू 180 होने से मीडियम, 180 टू 300 होने से लार्ज, एंड मोर देन 300 माइक्रोन होने से एक्स्ट्रा लार्ज और जम्बो फ्लेक्स। बात यह है कि 300 माइक्रोन मतलब भी बहुत बड़ा नहीं, नेकेड आई में क्या लगेगा, उतना ही लगेगा। सो इन जनरल जहाँ पे आप लोग ग्राफाइट फ्लैग आइडेंटिफाई कर रहा है नेकेड आई से, दैट इटसेल्फ जम्बो, सुपर जम्बो और लार्ज होता ही है, क्योंकि 150 माइक्रोन या 100 माइक्रोन का जो ग्राफाइट है मिलीमीटर स्केल में एक डॉट जैसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत फ्लेक दिख रहा है मतलब इट इटसेल्फ जम्बो है ना। अब साइज रेंज से समझ जाओ। एंड मेस के टर्म से क्या है, 48 एक ही बात है, 48 से ज़्यादा मेस होने से 3 मोर देन 300 जो है जम्बो, 80 टू 48, 100 टू 80, ये सब तुम काम करते करते कोई भी याद रख पाएगा। नाउ कमिंग टू द ग्राफाइट क्लासिफिकेशन। देखो ग्राफाइट के बहुत सारा क्लासिफिकेशन स्कीम तो प्रोपोज्ड है, लोग सोचते हैं इतना टाइप का ग्राफाइट होता है, लेकिन आफ्टर हुम डिफरेंट टाइप का ग्राफाइट का क्लासिफिकेशन है। हम लोग जब बोलते हैं फाइन, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर प्रोपोज्ड क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन मोर देन वन क्लासिफिकेशन। सो देखो सिंपल वे में सबसे पुराना टाइम से देखने से क्लार्क का जो क्लासिफिकेशन था 1921 का, उसमें ग्राफाइट को थोड़ा अलग नजरिया से बेसिस में क्लासिफाई किया गया था। उसमें स्ट्रैटिफॉर्म, जियोलॉजिकल कंडीशन का इंपॉर्टेंस था, स्ट्रैटिफॉर्म, डिसिमिनेट, वेन टाइप, पेग्माटाइट टाइप एंड डिपॉजिट्स रिलेटेड टू नेचुरल आयरन एंड मेटियोराइट्स। ठीक है, तो ओवरऑल ये 6 टाइप में डिवाइड किया गया था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा जियोलॉजी इन्वॉल्व था, क्योंकि स्टार्टिंग फॉर्म कौन कौन सा जगह पर थोड़ा इंडिकेशन मिल जाएगा। लेकिन बाद में सिमंडल एटॉल जो 2015 में एक क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत पॉपुलर हो गया, हालांकि उसका बहुत, मुझे तो ज़्यादा बहुत इनकरेजिंग नहीं लगता है, बट इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट से मार्केट वैल्यू के बेसिस में किया गया है बोल के इतना पॉपुलर है। इसमें जो ग्राफाइट है, दैट ग्राफाइट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज, देखो वेन टाइप, जो कि बहुत अच्छा क्रिस्टलाइन देता है, पहले ही दिखाया ना, वो इसी का क्लासिफिकेशन था। देन फ्लेक ग्राफाइट एंड एमोर्फस ग्राफाइट। ठीक है, सो माइक्रोक्रिस्टलाइन और एमोर्फस और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, बट इसमें देखो बहुत ज़्यादा फील्ड इंडिकेशन नहीं है। उसके बाद और एक जो क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा और ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी बहुत यूटिलाइजेशन है जियोलॉजी के लिए स्पेशली। वो एक मो के द्वारा क्लासिफिकेशन है चाइना का। तो इसमें देखो ब्रॉडली पहले जेनेटिक एस्पेक्ट से इसका इम्पोर्टेंस है, बिकॉज मेटामॉर्फिज्म, ग्राफाइट इज इंडीड है मेजर मेन, मोस्टली मेन बोलने से ग्राफाइट का मेन परिचय होता है मेटामॉर्फिज्म। सो मेटामॉर्फिज्म के बेसिस में किया मतलब ऑफकोर्स इसमें वेटेज रहेगा। तो पहले रीजनल मेटामॉर्फिज्म, फिर कॉन्टैक्ट, फिर हाइड्रोथर्मल, ये 3 टाइप का प्राइमरीली बेस बनाया। उस बेसिस में फर्दर सब डिवाइड किया। जैसे रीजनल मेटामॉर्फिज्म को क्या कर दिया 2 में, हाइपोमेटामॉर्फिज्म एंड एपीमेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट को तो ऐसा ही रखा बिकॉज इट इज टेम्परेचर रिलेटेड फेनोमेना। लेकिन हाइड्रोथर्मल को देखो ग्रेनाइट रिलेटेड एंड ग्रेनाइट पेग्माटाइट रिलेटेड किया। पेग्माटाइट मतलब क्या है, और पोरस ग्रेन हो जाएगा। सो हाइपोमेटामॉर्फिक का ओवर फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है, दैट इज रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ कार्बन बियरिंग फॉर्मेशंस। तो ये सेडिमेंटरी रिलेटेड आपको समझना चाहिए। एपी मेटामॉर्फिक में क्या है, लो लेवल रीजनल मेटामॉर्फिज्म, देन थर्मोडायनामिक मेटामॉर्फिज्म इन मोबाइल बेल्स। सो ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म रिलेटेड ग्राफाइट सबसे कॉमन होगा, सबसे कॉमन मिलता है, बिकॉज सेडिमेंटरी रॉक जो कि अंडर विच अंडरवेंट मेटामॉर्फिज्म ग्रीन मेटा अप टू इवन एम्फीबोलाइट से लेके ग्रानुलाइट उसमें होता है। वॉल रॉक के इसमें क्या रहता है, नाइस, ग्रानुलाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज, स्लेट, सीस्ट बेल का जो रॉक है कोई भी हो सकता है, इसमें जो है उतना नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दैट, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फर्दर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में जैसे कि मेटा सैंडस्टोन, स्लेट, पीलाइट, है ना। एंड ग्रानिटिक में ग्राफिटिक ग्रेनाइट, पॉसिबली बोलते ही है ग्राफिट रहने से ग्राफिटिक ग्रेनाइट, है ना। जेनरली तब कार्बन बियरिंग फॉर्मेशन रहता है इसमें, ये याद रखना, ठीक है। और ग्रानिटिक पेग्माटाइट डिपॉजिट में मार्बल्स के साथ रह सकता है, डाइऑक्साइड मार्बल रह सकता है,
तब रहता है इस टाइप का इसमें। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक फेसिस मिनरल असेंबलेज क्या है? पेग्माटाइट, ऑटोमेटामॉर्फिक, इनर इंट्रूसिव एंड ऑटोमेटामॉर्फिक, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक तो कॉन्टैक्ट जो फेसिस है, एंड एम्फीबोलाइट, ग्रेनुलाइट, ग्रीन सिस्ट, ये तीनों फेसिस जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म का रहता है। ठीक है, इस कंडीशन में रहता है। सो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म को कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म ना, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म का फेसिस के हिसाब से बोलने से क्या होगा? तो फिर इनर इंट्रूसिव, ऑटोमेटामॉर्फिक, पेग्माटाइट, ऑटोमेटामॉर्फिक, ऐसा करके मेटामॉर्फिक फेसिस होता है क्या? नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स हाइड्रोथर्मल बोलने से आपको दो चीज समझना चाहिए, ये फॉल्ट जोन मेटामॉर्फिज्म के साथ थोड़ा रिलेटेड है जेनेटिकली, एंड हाइड्रोथर्मल इफेक्ट्स जो टेम्परेचर कंडीशन, हीट कंडीशन क्या है फ्लूइड का, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो टेक्सचर क्या रहेगा? जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म में जो जो टेक्सचर रहेगा वही रहेगा, टॉप कोर्स, फ्लेक, ग्राफाइट, फाइन टू माइक्रोक्रिस्टलाइन। इवन ये इसमें एक चीज यूज होना है, हम लोग जो फ्लैग टाइप का ग्राफाइट बोलते हैं, एमोर्फस, दोनों को अलग करते हैं, लेकिन बहुत जगह पे एमोर्फस एंड फ्लेक्स सब एक साथ ही रहता है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में बड़ा फ्लेक्स भी बन सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में तो ऑफकोर्स लाम्प, क्रिप्टोक्रिस्टलाइन, छोटा एरिया में बहुत सारा लाम्पी फॉर्म में भी रह सकता है, या फिर क्रिस्टोक्रिस्टलाइन में रह सकता है। डिसिमिनेटेड फॉर्म में हाइड्रोथर्मल में जनरली ज़्यादा रहता है, या क्रिप्टोक्रिस्टलाइन फ्लेक में रह सकता है। इसमें थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं रहता है, मेजर जो चीज़ें इधर दिखा है, बट इसके बाहर भी हो सकता है। सो ओवरऑल इसको एक जगह पे करने से ये तीन साइज को याद रखो कंबाइन करके, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं होने से भी एमोर्फस मतलब याद रखो, या माइक्रो टू क्रिस्टोक्रिस्टलाइन जो होता है एमोर्फस ग्रुप के अंडर में। माइक्रो क्रिस्टलाइन में 75 टू 110 माइक्रोमीटर माइक्रोन, हाँ। फ्लेक में 110 से 300। सो थोड़ा बड़ा फ्लेक दिख रहा है, इसीलिए 300 से ऊपर होने से वेन टाइप या जाम, सुपर जामो जिसको बोलते हैं। बट अगेन फ्लेक साइज में भी मोर देन 300 होने से भी वेन नहीं, वेन होने से भी ऐसा उससे बड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। सो वेन टाइप जनरली देखा जाता है। वेन ऑफ कोर्स दैट मींस स्टीपली डिपिंग, कुछ फ्रैक्चर फिलिंग ऐसा रहेगा ना। सो उसका माइनिंग में तो जनरली अंडरग्राउंड होता है, बाकी का तो पिट, ओपन पिट माइनिंग या सरफेस माइनिंग एक्टिविटी से हो जाता है। मेजर जियोलॉजिकल फीचर्स तो क्या होगा? इग्नियस इंट्रूशन, इरेगुलर बॉडी रहेगा, है ना, बट हाई ग्रेड रहता है, उसका एक्सप्लोर करना उतना मुश्किल लेकिन है, लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल भी है। प्योरिटी रहता है वेन टाइप, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं। सरफेस वाला देखो, डिसिमिनेटेड फ्लेक्स, होस्ट रॉक, मार्बल, पराना, इसमें रह सकता है। एंड स्ट्रैटिफॉर्म में भी लेंस से फोल्डेड बेड्स में रहेगा, जो मेटामॉर्फिक बेल्ट में रहता है ना। डिपोजिट जियोमेट्री क्या है? वेन फॉर्म में वेन, ग्राफाइट फील्ड, ओपन स्पेसेस, पॉड्स, लेंसेज, इरेगुलर स्टॉक वर्क्स, सैडल रीफ्स, ब्रेक्सियस, सब में रहता है, हाँ? और क्रिस्टलाइन वाला थिक सीक्वेंसेस ऑफ पैरानाइस मार्बल, हाईएस्ट ग्रेड नियर पैरानाइस मार्बल, कॉन्टैक्ट एंड इन फोल्ड। और सरफेस वाला में एमोर्फस वाला या माइक्रोक्रिस्टलाइन, क्रिप्टोक्रिस्टलाइन छोटा वाला रहता है, वो स्ट्रैटिफॉर्म, लेंस शेप, फोल्डेड, फॉल्टेड, पिंज्ड आउट, स्वेलिंग, बेडेड, डक्टाइल शेयर जोन रिलेटेड चीज में भी रह सकता है, बहुत में रहता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, जो एमोर्फस वाला है बहुत डक्टाइल चीज में रहता है, वेन टाइप तो ब्रिटिल, एंड क्रिस्टलाइन भी मोस्टली डक्टाइल या ब्रिटिल डक्टाइल, ऐसा करके समझ सकते हैं। सो मेन होस्ट रॉक क्या है? वेन टाइप को देखा गया है मार्बल, पैरानाइस, आयरन फॉर्मेशन, क्वार्टजाइट, पेग्माटाइट, सायानाइट, एंड रेयर केसेस मैफिक में भी रहता है। सिमिलरली क्रिस्टलाइन का भी ऐसा ही है, लेकिन एमोर्फस जो जिसको टिपिकली बोलते हैं एमोर्फस में भी क्रिस्टलाइन रह सकता है। हालांकि ये जस्ट सब डिविजन ज़्यादा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट सभी का अलग मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जनरली सीस्ट बेल्ट में रहता है, क्लोराइड, मास्कोबाइट, सीस्ट, फिलाइट, ये सब मोबाइल बेल्ट का जो सीस्ट रहता है ना, उसमें रहता है। मेटामॉर्फिक ग्रेड में तो देखो, इसका तो लो ग्रेड, उतना तो हाई टेम्परेचर वेन का क्या होगा? इग्नियस इंट्रूशन मतलब कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक फेसिस रहेगा, हाई टेम्परेचर वाला जस्ट स्कार्ड, है ना, उस टाइप का असेंबलेज में रहेगा। रेट्रोग्रेड ओवरप्रिंट रह सकता है। लेकिन क्रिस्टलाइन वाला अपर एम्फीबोलाइट टू ग्रेनुलाइट, जितना ग्रेड बढ़ेगा उतना अच्छा क्रिस्टलाइन बनेगा, इसीलिए ये बोल रहा है। फिर इसका देखो एमोर्फस का सब ग्रीन सिस्ट, कॉन्टैक्ट, रीजनल, लेकिन यही एमोर्फस जब थोड़ा हाई ग्रेड में जाएगा क्रिस्टलाइन हो जाएगा, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, जो पहले बोला, ज़्यादा हायर ग्रेड रहेगा जितना अच्छा वेन में रहेगा, एंड क्रिस्टलाइन भी थोड़ा बेटर रहता है एमोर्फस से।
ना वेन टाइप का क्या है ना, थोड़ा डिटेल जान लो। प्रेसिपिटेशन इसका क्या है ना, ऑर्गेनिक तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन से बनता है, ठीक है। श्रीलंका में बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। वेन ग्रेफाइट इज ए ट्रू वेन मिनरल एज अपोज टू ए सीम मिनरल, जो एमोरफस और इसमें मिलता है ना स्ट्रैटिफॉर्म फॉर्म, इसमें वैसा नहीं है, ठीक है। थ्रू आउट हो स्टॉक में हैपाजर्टली रहता है, ऐसा नहीं है। वेन में पूरा लाम्प अच्छी तरह पूरा वेन रेस्ट्रिक्टेड जोन में रहेगा, हाई ग्रेड में रहेगा, ठीक है। दिस आर नॉन कॉन्टेम्पोरेनियस विद कंट्री रॉक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्री रॉक का साथ में नहीं हुआ ना, समसामयिक नहीं है। कंट्री रॉक ब्रेक डाउन हुआ, मतलब फ्रैक्चरिंग हुआ, वो फ्रैक्चर से सॉल्यूशन आया, फिर डिपोजिट हुआ ना ग्राफाइट, लेकिन बाकी में कॉन्टेम्पोरेनियस होता है ना। एंड मेटासेडिमेंटरी बेल्ट्स में भी वेन ग्राफाइट रह सकता है, स्कार्न असेंबलेज बनाता है, हाँ। अदर वेन टाइप ग्राफाइट डिपोजिट्स आर फॉर्म बाय पॉड्स, लेंसेज, इरेगुलर बॉडी स्टॉपवर्ड्स, बट कुछ भी हो, डिफॉर्मेशन या फ्रैक्चरिंग एंड हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन का मूवमेंट रिलेटेड होता है। स्टॉपवर्ड्स, वेन्स, ब्रेक्सियस वीकनेस में, वीक जोन में रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, इधर एक फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर जोन है, पैरालाइज है मान लो, नाइसिक फोलिएशन है, उसमें देखो ये रेड कलर का क्या है, इंट्रूशन जोन है, उसके साथ देखो कांटेक्ट में, उसके साथ ज्यादा एसोसिएटेड जोन में, फ्रैक्चर में, फ्रैक्चर एंड एसोसिएटेड सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहेगा। इधर भी देखो एक फ्रैक्चरिंग है सीस्ट बेल्ट में, मार्बल के साथ नाइस का ये, इसमें देखो सैडल रिप जैसा, जस्ट ये सब वीक जोन में बनता है ना, ये फिर फ्रैक्चर में बनता है। ये सब टिपिकल कुछ अपीयरेंस है, दिस आर इंडिकेटिव ऑफ सेकेंडरी एपिजेनेटिक टाइप ग्राफाइट। जैसे कि इधर भी देखो वेन टाइप ग्राफाइट का एक विजिबल ग्राफाइट, क्वार्ट्ज वेन के चारों तरफ में ग्राफिटिक ऑल्टरेशन है, टूरमालिन रहता है ना। तो ये ग्राफिटाइजेशन ऑफ वॉल रॉक एंड CO2CH4 fluid inclusions in the vein quartz show that carbon was also transported by the vein forming fluid. Mixing of H2O rich magmatic fluid and CO2CH4 bearing metamorphic fluid within a concealed intrusive below the vein is proposed based on observation of late stage graphite in several exposed pegmatite bodies in the area. सो ये सब, ये जो पर्टिकुलर एरिया के बारे में डाकोटा, साउथ डाकोटा, ठीक है। इसमें देखो कितना सुंदर से एक्सप्लेन है। सो ये है सेकेंडरी ऑरिजिन। नाउ फ्लेक एंड अमोर्फस ऑरिजिन का, लेकिन जो ग्राफाइट है वो सब रीजनल मेटामॉर्फिज्म का ही पार्ट है। डिफरेंट ग्रेड का अलग बात है, बट मेटामॉर्फिज्म रिलेटेड है। अमोर्फस और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन और माइक्रोक्रिस्टलाइन तीनों एक ही ग्रुप में डाला जाता है। दिस टाइप्स कॉम्प्राइजेस disordered graphite crystals formed by thermal metamorphism of coal carbon rich rocks. Now thermal metamorphism मतलब exactly contact मत सोचो, इसके नीचे जाते जाते इवन रीजनल में भी हो सकता है, इवन ग्रीन सिस्ट फेसिस में हो सकता है ना। मोस्ट माइक्रोक्रिस्टलाइन amorphous graphite deposits are formed by सब ग्रीन सिस्ट टू ग्रीन सिस्ट कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। जितना ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ेगा, मीन्स थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना फ्लेक साइज बढ़ता है। टिपिकल डिपोजिट्स आर स्ट्रैटिफॉर्म लेंस शेपेड बेड्स, पूरा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, लेंस जैसा हो जाएगा, पिंच सोयल हो जाएगा, फोल्डिंग फॉल्टिंग जो मेटामॉर्फिज्म जो ग्रीन सिस्ट फेसिस या सिस्ट बेल्ट में होता है ना सिस्टोसिटी के साथ, वैसा फोल्डिंग रहेगा, स्मॉल स्केल में पिंच आउट रहेगा, जैसा टिपिकल सिस्ट बेल्ट में देखते हो वैसा। एंड सिमिलरली डिसिमिनेटेड ग्राफाइट जो रहेगा वो थोड़ा ग्रेड कम हो जाता है, लेकिन फ्लेक्स का क्वालिटी बढ़ जाता है 2 to 15%, है इवन मोर भी हो सकता है, बट उसका फ्लेक अच्छा हो जाता है। हालांकि इसमें जो अमोर्फस क्रिप्टोक्रिस्टलाइन में भी बड़ा क्रिस्टल इवेंचुअली हो जाता है। सो ओवरऑल ये दोनों में सिमिलरिटी है, ब्रिजिंग है, बट क्लियर कैटेगराइजेशन होता है जब दो अलग अलग कंडीशन में, इन बिटवीन में मिक्स भी रहता है। सो 2 to 50% होने से कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्राफाइट रिच एंड बायोटाइट नाइस का कॉन्टैक्ट में रहता है। ग्रेडेशनली ग्राफाइट कंटेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द कैल्क सिलिकेट रॉक्स। सो कैल्क सिलिकेट्स का एक एफिनिटी रहता है ग्राफाइट के साथ। बड़ा बड़ा व्हाइट बैकग्राउंड में ना कितना सुंदर बड़ा बड़ा ग्राफाइट फ्लेक्स आपको दिखेगा, ऐसा ऐसा haphazardly oriented रहता है। Sometimes the highest grade graphite is encountered in the crests of fold, जैसे पहले भी दिखा है ना, सभी का ओवरलैपिंग रहता है, हर टाइप का ही एक दूसरे के साथ, लेकिन क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल इसका स्पोटोलिथ सेडिमेंटरी रहता है। वेन टाइप में तो ऑफकोर्स वेन के साथ रहेगा, है ना। सो ग्रेनोब्लास्टिक टेक्सचर जनरली कंटेन लेस
0.5 क्रिस्टलाइन फ्लेक ग्राफाइट, ठीक है। ऑल्दो concentrations from 1 to 3% crystalline graphite are common, graphite is regularly distributed throughout the host rock and size of graphite flakes and calcite dolomite crystals is directly correlated. So जितना बड़ा बड़ा कैल्साइट का ग्रेन रहेगा, डोलोमाइट रहेगा, तब वो ग्राफाइट भी बड़ा रहेगा, सिंपल बात है, ठीक है। फ्लैक ग्राफाइट डिपॉजिट्स फॉर्म फ्रॉम रीजनल मेटामॉर्फिज्म ऑफ कार्बन कंटेनिंग सेडिमेंट्री रॉक्स। ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म है ना, ग्राफिटिक सिस्ट एरिया का, सिस्ट मतलब सिस्ट बेल्ट, कोई भी मान लो जो मोबाइल बेल्ट में जो सिस्टोसिटी बनता है हाई प्रेशर के लिए थ्रस्टिंग के वजह से, उसमें ऐसा करके रहता है। आप पूरा एंटायर पैकेज में ग्राफाइट दिखेगा, लेकिन वो इंटरमिटेंट वे में, डिसकंटिन्यूअस वे में रहेगा, लेकिन बहुत रहेगा, ऐसा 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 ऐसा। ये जो कलर है ना, ये ग्राफाइट है, ऐसा देखो, ये फोलिएशन है रीजनल। इसको मान लो दोनों साइड में ग्रेनुलाइट है, ठीक है। ग्रेनुलाइट में हो सकता है खंडलाइट है, मैफिक ग्रेनुलाइट हो सकता है, कैल्कसिलिकेट नाइस रह सकता है, बहुत कुछ रह सकता है। एल्यूमिनोसिलिकेट जिसमें जाता है, सिलिमिनाइट, एंडोलोसाइट, कई सारे कायनाइट है, सब रहता है। नाउ इधर देखो, माइका रह सकता है, फिर पाइराइट रहता है, फिर टूरमालिन रह सकता है, और अदर सल्फाइड्स कुछ भी रह सकता है। क्लोराइट रिच जोन कहाँ रहता है जनरली? क्लोराइट सिस्ट तो नेचुरली रहता है, बट ग्राफिटिक सिस्ट जहाँ रहता है ना, उसमें क्लोरिटिक जोन दो टाइप से रहता है। इधर क्लोराइट नॉर्मल मेटामॉर्फिक मिनरल, सिमिलरली लाइक पाइराइट जो सेडिमेंटरी प्रोटोलिथ में ग्राफाइट के साथ में बना था, और हाइड्रोथर्मल जैसे पाइराइट बनता है फ्रैक्चर में, देखता है प्रचुर, बहुत सारा फ्रैक्चर फिलिंग के फॉर्म में ना, पूरा पाइराइट क्रिस्टल्स रहता है। सिमिलरली क्लोराइट जोन भी, क्लोरिटाइज जोन भी फ्रैक्चर जोन के सराउंडिंग रहता है, और नॉर्मल क्लोराइट भी रहता है। सो टू मोड ऑफ ऑकरेंस रहता है, क्लोराइट का फिर पाइराइट का। ये देखो, ये सब डिसिमेटेड पाइराइट, ये सब मेटामॉर्फिक होके बचा हुआ है। और एक चीज रहता है ऑक्सीडाइज जोन रहता है, हीमाटाइट, लिमोनाइट। ये देखो सरफेस में बहुत जगह पे रेडी ब्रिक रेड कलर है ना, रस्टी ब्राउन ऐसा कलर का रहता है। वो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक रहेगा, उसके पहले सपोज इधर ड्रिल कर दो, एक ज्यादा डेप्थ जाने से वो रेडिश नेचर थोड़ा घट जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब वीक फोलिएशन रहता है ना, तो बहुत इंटेंसिवली ऑल्टर्ड हो जाता है, क्ले बन जाता है। फेल्सपार जो क्वार्टोफेल्सपेथिक पोर्शन में, फेल्सपार तो स्पेशली बहुत खराब हो जाता है, टोटली क्ले में पाउडरी क्ले बन जाता है, स्टिकी मटेरियल में बन जाता है, डिफरेंट टाइप का क्ले बनता है, मोस्टली इलाइट बनता है। और एक चीज है, क्ले क्वार्ट जो वनस्पतिक छोड़ के भी कभी कभी कुछ कुछ टूरमालिन बहुत ज्यादा कॉमन रहता है। एंड बायोटाइट का बहुत सारा वैरायटी रहता है, सॉरी माइका का, ब्राउन कलर का माइका रहता है, व्हाइट कलर का माइका तो रहता है, बट वो हाई ग्रेड में कम हो जाता है, जैसे मस्को व्हाइट नहीं कम रहता है, फर्दर सेरिसिटिक क्ले, इलेटिक ग्रुप क्ले बनता है। क्लोराइड भी फ्लेकी जैसा रहता है, लेकिन माइका में ब्राउन कलर का फ्लोगोपाइट कुछ कुछ रहता है, ठीक है। और कभी कभी बहुत कॉमन जो रहता है, काफी कॉमन रहता है ग्रीन कलर का, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रहेगा, बट अक्सर मिलेगा, डिस्क्रीट एक दो ग्रेन में रहते मिलते रहेगा, ठीक है। बट क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन कॉमनली दिखते रहेगा। वो है ग्रीन कलर का माइका, जिसको बोलते हैं फुक्साइट। सो ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसका विड्थ सपोज 400-500 मीटर है, एंड स्ट्राइक एक्सटेंशन सपोज 1-2 किलोमीटर रहेगा, ऐसा टाइप का रहते रहता है। नाउ कमिंग टू द ग्लोबल नेचुरल ग्राफाइट डिमांड, इतना सारा ग्राफाइट का बारे में जानने से देखो, डिफरेंट टाइप का डिमांड है, डिफरेंट इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रोड्स में है, रिफ्रैक्टोरिसिस में है। लेकिन ये जो 4% दिख रहा है ना, 2014 का हिसाब है। अभी ये हिसाब किताब बहुत चेंज होने वाला है, चेंज हो भी रहा है। ये 4% रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अभी सबसे ज्यादा ग्राफाइट का डिमांड बैटरी इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, बिकॉज लिथियम आयन बैटरी जो शिफ्ट हो रहा है ना, उसमें लिथियम तो लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विदाउट हैविंग ग्राफाइट लिथियम का कोई यूज एज सच बहुत ज्यादा नहीं है। बिकॉज लिथियम जैसे कि आपके एनोड में यूज होता है, लिथियम के साथ ग्राफाइट का लेयरिंग का भी जरूरत है। सो लिथियम एंड ग्राफाइट आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कैथोड में क्या क्या रहेगा, ऑक्सीजन, लिथियम और मेटल, कोई भी मेटल रहेगा ना, एंड एनोड में ग्राफाइट लेयर के साथ लिथियम रहेगा। लिथियम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर के लिए लिथियम इंपॉर्टेंट होने के बावजूद एनोड में ग्राफाइट का लेयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो डायग्राम है ना, ये इधर से लिया गया है, सब डिटेल दिया है सोर्स। इसमें
बैटरी का इंडस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है ना, जितना ग्रीन एनर्जी के लिए, तो इसीलिए ग्राफाइट का बूम हो रहा है। सो इसीलिए ग्राफाइट के एक्सप्लोरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, सिंपल 8 स्टेज याद रखना है। मिनरल आउटक्रॉप होने के बाद क्या मैपिंग ट्रेंचिंग के बाद जियोफिजिक्स कर सकते हो। जियोफिजिक्स में अगर जरूरत नहीं तो डायरेक्ट मिल गया एक्सपोजर तब तो और अच्छा है। ड्रिलिंग के बाद मेटलर्जी है ना, मिनरोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, टेस्टिंग, मिनरल रिसोर्स एस्टिमेशन, रिसोर्स क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल मिनरल रिसोर्स, एवरी स्टेप में क्यूए क्यूसी। ये सब के लिए एक्स्ट्रा अलग से वीडियो में रखा हूँ, इसलिए जस्ट ब्रीफली टच किया। इसका वर्ल्ड वाइड ग्राफाइट रीजन क्या है, देखो ब्लांडर भाई सॉरी सबसे ज्यादा मतलब जायंट है चाइना, सबसे ज्यादा ग्राफाइट चाइना प्रोड्यूस करता है बहुत। उसके बाद थोड़ा इंडिया, श्रीलंका तो छोटा देश है उसके हिसाब से काफी ज्यादा है। एंड अफ्रीका इज इमर्जिंग, ब्लू कलर में है, ऑकरेंस और डिपॉजिट धीरे धीरे अंडर प्रोग्रेस। एंड नॉर्दर्न कंट्री में भी बहुत सारा पे है, कनाडा में है, ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ग्राफाइट के लिए। सो ये जो जगह है ना अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट, इसमें भी जो एक्चुअली जियोडाइनामिकली देखने से जो ईस्टर्न घाट्स मोबाइल बेल्ट, हलघट कावेरी शिवचार, मोजाम्बिक बेल्ट, ये सब जियोडाइनामिकली एक जगह पे था ना, तो इसीलिए एक सेम मोबाइल बेल्ट है, इसीलिए इस जगह पे बहुत मिलता है। ठीक है, तो अफ्रीका के बारे में अगर थोड़ा हाईलाइट करें, देखो अप्रोक्सीमेटली अबाउट कितना डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ग्राफाइट ऑपरेशंस डिफरेंट स्टेज में है। कहीं पे प्रोडक्शन स्टेज में है, कहीं पे डेवलपमेंट स्टेज में है, कहीं पे अर्ली स्टेज एक्सप्लोरेशन में है। इतना सारा कंट्री में है, देखो टोटल 50 कंट्री का एस्टिमेशन तो एटलीस्ट है इधर। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं। एंड प्रोडक्शन वाइज देखने से 2014 में देखो चाइना सबसे ज़्यादा, अभी भी ज़्यादा है। इंडिया बीच में ज़्यादा अच्छा था लेकिन अभी थोड़ा घट गया, ब्राज़ील है। ओवरऑल 2014 के हिसाब से 800 मिलियन टन रिसोर्स एंड रिजर्व हुआ था 76.8 मिलियन टन। लेकिन उसके बाद 2021-2022 के दौरान देखो रैपिड जंप हुआ। हालांकि जर्मनी, कनाडा, चाइना ये लोग सभी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया। रिसोर्स नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रोडक्शन के बारे में बोल रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया भी पिक्चर में आ गया। इतना सारा वर्ल्ड टोटल है, ये सब मैं इंटरनेट से ही लिया हूँ। एंड उसके बाद देखो ओवरऑल 2018 का एक हिसाब है रिसोर्स का ही है, ये नॉट प्रोडक्शन नहीं, रिसोर्स का। ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मडागास्कर, यूएसए। उसके बाद मेन अगर देखोगे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, इंडिया, मडागास्कर, जिम्बाब्वे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कंट्री का थोड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, कहाँ पे किस टाइप का माइनिंग ऑपरेशन होता है, स्टेटस क्या है, एंड ग्राफाइट टाइप। देखो इसमें श्रीलंका नहीं है, लेकिन श्रीलंका में बहुत सारा वेल टाइप ज़्यादा है, ब्राज़ील में भी है। वेल टाइप जर्मनी में भी थोड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लैग अच्छा मिलता है श्रीलंका। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट में हम लोग बेनिफिशिएशन के बारे में इन डेप्थ डिस्कस करें।